टाइटैनिक ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक बहुत बड़ा जहाज, एक आइसबर्ग और एक दिल दहला देने वाली ट्रेजेडी, है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस जानी पहचानी कहानी के पीछे छिपी हैं बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं, टेक्नोलॉजी पर एक तरह का घमंड और कुछ कुछ ऐसी गलतियां जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि असल में उस रात हुआ क्या था। और ये है वो जहाज आरएमएस टाइटैनिक। ये तस्वीर है साल 1912 की। जरा सोचिए, उस जमाने में ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये अपने वक्त का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान जहाज था। लोग इसे इंसानी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार मानते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महज अपनी पहली ही यात्रा पर 15 अप्रैल 1912 को वही जहाज जिसे सब कभी ना डूबने वाला कहते थे, वो अटलांटिक महासागर की बर्फीली गहराइयों में समा गया और इस हादसे में 1500 से भी ज्यादा जानें चली गई। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर जो जहाज इतना मजबूत, इतना शानदार माना जाता था, वो डूब कैसे गया और क्यों ये हादसा इतना बड़ा सदमा बनकर रह गया? चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर था। इस पर करीब करीब 2234 लोग सवार थे और ये कोई आम लोग नहीं थे। इसमें दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग भी थे और वो गरीब लोग भी थे जो अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहे थे। मतलब हर तरह के लोग थे। लेकिन हुआ क्या, उत्तरी अटलांटिक में यह जहाज एक आइसबर्ग से टकरा गया और बस ये टक्कर इतिहास की सबसे भयानक समुद्री त्रासदियों में से एक बन गई। अच्छा, हादसे पर आने से पहले जरा पीछे चलते हैं। यह समझना जरूरी है कि इस जहाज को बनाने के पीछे की सोच आखिर थी क्या, क्योंकि यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि यह तो समुद्र पर तैरता हुआ एक आलीशान महल था। देखिए, उस जमाने में ना शिपिंग कंपनियों में एक होड़ लगी हुई थी स्पीड की, कौन सबसे तेज जहाज बनाएगा। लेकिन टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने कहा, हम स्पीड पर नहीं खेलेंगे। उनका लक्ष्य था सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज बनाना, एक ऐसा तैरता हुआ होटल जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी ना हो। और सच कहूं तो वो अपने इस मकसद में पूरी तरह कामयाब भी हुए। सोचिए, एक यात्री ने बाद में लिखा था कि जहाज के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता ही नहीं था कि हम किसी जहाज पर हैं। ऐसा लगता था मानो हम जमीन पर बने किसी बहुत बड़े शानदार महल के हॉल में आ गए हों। आप खुद ही इसकी भव्यता का अंदाजा लगाइए। एक तरफ जहाज का वो मशहूर ग्रैंड स्टेयरकेस है जो अपने आप में एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस था, और दूसरी तरफ देखिए, फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए एक अत्याधुनिक जिम। मतलब उस जमाने में समुद्र के बीचों बीच ऐसी सुविधाएं कोई सोच भी नहीं सकता था। और ये तो बस शुरुआत थी। विलासिता यहीं खत्म नहीं होती। यहां वर्साई के महल की तरह सजा हुआ एक लाउंज था, एक टर्किश बाथ, स्विमिंग पूल और क्या क्या नहीं, एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट्स। सही मायनों में ये जहाज उस वक्त के अमीरों के लिए एक प्लेग्राउंड जैसा था। तो एक तरफ थी ये बेजोड़ लग्जरी और दूसरी तरफ थी इसकी टेक्नोलॉजी। टाइटैनिक को अपनी तकनीकी बनावट के लिए भी जाना जाता था और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से इसे एक ऐसा जहाज माना जाता था जो कभी डूब ही नहीं सकता। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये टाइटैनिक की ही जैसे एक दूसरे जहाज ओलंपिक का पतवार और प्रोपेलर है। आप नीचे खड़े इंसान को देखिए और फिर उस प्रोपेलर का साइज देखिए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना विशाल था। वाकई ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना था जिसने लोगों के मन में एक अटूट विश्वास पैदा कर दिया था। और इस विश्वास का सबसे बड़ा कारण था एक खास सिस्टम। इसे कहते थे वाटर टाइट कंपार्टमेंट। ये एक सेफ्टी डिजाइन था जिसमें जहाज के निचले हिस्से को, जिसे हल कहते हैं, कई अलग अलग सेक्शन में बांटा गया था। तो ये काम कैसे करता था? बहुत सिंपल था। जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। आइडिया ये था कि अगर किसी वजह से 1, 2 या 3 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तो बाकी के कंपार्टमेंट सील हो जाएंगे और जहाज को डूबने से बचा लेंगे। ये डिज़ाइन इतना एडवांस था कि ये माना जाता था कि अगर 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाए तब भी टाइटैनिक आराम से तैरता रहेगा। लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारी शानो शौकात एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही घातक भूल के सामने बेकार साबित हो गई। एक ऐसी भूल जो नंबर्स में, यानी कि गणित में छिपी हुई थी। चलिए अब उन नंबर्स पर आते हैं। टाइटैनिक पर, जैसा हमने पहले बताया, करीब 2224 लोग सवार थे। इसमें पैसेंजर्स भी थे, क्रू भी था। हर कोई अपनी उम्मीदों और सपनों के साथ उस सफर पर निकला था। और इतने लोगों की जान बचाने के लिए जहाज पर कितनी लाइफ बोट्स थी? सिर्फ 20। अब सुनने में शायद 20 कम न लगे,
लेकिन असली कहानी अगले नंबर में छिपी है। उन 20 लाइफ बोट्स की कुल कैपेसिटी थी सिर्फ 1178 लोगों की। इसका मतलब साफ है, अगर सब कुछ ठीक भी रहता तब भी जहाज पर मौजूद आधे से ज्यादा लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं थी, उन्हें पीछे छूटना ही था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? कि टेक्निकली टाइटैनिक कोई नियम नहीं तोड़ रहा था। असल में उस वक्त के जो पुराने ब्रिटिश कानून थे, उनके हिसाब से तो जहाज पर जरूरत से ज्यादा लाइफ बोट्स थीं। सोचिए। यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू छिपा है। देखिए, जहाज को डिजाइन इस तरह किया गया था कि उस पर 48 लाइफ बोट्स तक रखी जा सकती थी और इतनी नावों में हर एक इंसान के लिए जगह होती। तो फिर सिर्फ 20 ही क्यों रखी? इसके पीछे दो वजह थी। पहली, ताकि डेक खुला खुला लगे, सुंदर दिखे और पैसेंजर्स आराम से टहल सके। और दूसरी वजह, वो घातक आत्मविश्वास, ये यकीन कि टाइटैनिक डूब ही नहीं सकता, इसलिए ज्यादा लाइफ बोट्स की जरूरत ही क्या है। उन्हें लगा कि अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आई भी तो ये नावें बस लोगों को पास के किसी दूसरे जहाज तक पहुंचाने के काम आएंगी। और उसे घातक फैसले का नतीजा इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है। बर्फीले पानी में मदद का इंतजार करते ये कुछ खुशनसीब लोग, जबकि सैकड़ों हजारों लोग पीछे ठंडे पानी में छूट गए थे। इस एक त्रासदी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और इसके बाद जो हुआ उसने हमेशा के लिए समुद्री यात्रा को बदल दिया। सोचकर अजीब लगता है, मार्च 1909 में इसका बनना शुरू हुआ और अप्रैल 1912 में यह डूब गया। सिर्फ 3 साल। एक खूबसूरत सपना जो बहुत बहुत जल्दी एक भयानक दुस्वप्न में बदल गया। लेकिन टाइटैनिक की विरासत सिर्फ एक त्रासदी की नहीं है। इस हादसे ने एक सबक सिखाया। इसके बाद समुद्री सुरक्षा नियमों में एक क्रांति आ गई। ये जरूरी कर दिया गया कि हर जहाज पर इतने लाइफ बोट्स हों कि हर एक यात्री और क्रू मेंबर को जगह मिल सके। 24 घंटे रेडियो पर नजर रखना और इंटरनेशनल आइस पेट्रोल, जो बर्फ की चट्टानों पर नजर रखता है, इन सब की शुरुआत भी इसी हादसे के बाद हुई। तो टाइटैनिक की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें याद दिलाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा और पुराने पड़ चुके नियमों से चिपके रहना कितना विनाशकारी हो सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज की इस दुनिया में वो कौन से आइसबर्ग हैं जिन्हें शायद हम नजरअंदाज कर रहे हैं।